नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2021 का गणतंत्र दिवस हमारे देश के संविधान को और ज़्यादा सुदृढ़ करेगा और हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ यानी संवैधानिक मूल्यों को हम और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो इसी इरादे के साथ आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं 2021 की रिपब्लिक डे परेड की हाईलाइट्स को लेकर। इस साल की परेड में कई चीज़ें अलग थी, कई चीज़ें नई थी, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में स्टडी आईक्यू ने अपने सभी कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑफर किया है। ये आज इस सेल का आखिरी दिन है, तो अगर आपको ये कोर्सेज परचेज करने हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। तो आपको कोड यूज करना है Republic10 studiiq.com वेबसाइट पर जाकर और आपको यूपीएससी और अन्य सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को यूज करने के बाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोड को यूज करने में या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जो लाइव चैट बॉक्स आता है वहां पर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के अलावा बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जो आप हमारी ऐप पर या फिर studiiq.com वेबसाइट पर अवेल कर सकते हैं और इसीलिए इसको हम एक स्मार्ट कोर्स कहते हैं, ना कि एक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डेड क्लास वाला कोर्स। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना था। हमने हमारा संविधान लागू किया था पूरे देश पर। आई एम श्योर ये बात आपको मालूम होगी, लेकिन मुझे इस बात को बोलने में बहुत गर्व महसूस होता है, इसलिए मैं इसीलिए बोलना चाहता था। और उसके बाद से हर साल हम इस दिन को मार्क करने के लिए दिल्ली में एक भव्य परेड का आयोजन कर रहे हैं। शुरुआती सालों में परेड थोड़े छोटे स्तर पर होती थी। 1955 के बाद से परेड बहुत ही बड़े स्तर पर होने लगी और अब तो ये भारत के आइकॉनिक इवेंट्स में से एक है। यानी कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि भारत में 26 जनवरी को एक बहुत शानदार परेड होती है जो शायद दुनिया की सबसे बेस्ट परेड्स में से एक है। और इस दिन भारत अपने लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट, अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अन्य कई पैरामिलिट्री टुकड़ियों को प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ कल्चरल झांकियां भी दिखाई जाती है। तो ये शानदार परेड हर साल राजपथ पर होती है। दिल्ली में एक रोड है, आप में से जो लोग कभी दिल्ली नहीं गए उनको मैं बता दूं कि आप जो न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, तो ये परेड वहीं से शुरू होती है, राष्ट्रपति भवन के थोड़ा सा सामने, और राजपथ से चलती हुई ये इंडिया गेट को क्रॉस करते हुए कहां तक जाती है? लाल किले तक। तो इस बार की जो ये परेड है इसमें हर बार की तरह भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ, प्रोग्रेस और कल्चर, इन तीनों को दर्शाया गया। 2021 के गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसका रूट इस बार थोड़ा छोटा था। कोविड-19 के कारण उसे थोड़ा छोटा किया गया है। तो जहां हर साल परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर लाल किले तक जाती है और ये राजपथ है, राजपथ से होते हुए जाती है, इस बार उसे इंडिया गेट पर ही टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये जो सी हेक्सागन है यहां पर इसे खत्म कर दिया गया। तो परेड का रूट इस बार काफी शॉर्ट था। लेकिन एक बात और बता दूं, आप लोग जो टीवी पे देखते हो ना वो परेड यहीं पे दिखाई जाती है। जो यहां पर सब सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो यहीं की परेड दिखाई जाती है टीवी पर। उसके आगे वैसे भी कैमरा पर्सन उसको कवर नहीं करते हैं, तो आपको टीवी पर कोई डिफरेंस नजर नहीं आया होगा। कोविड महामारी के चलते इस बार का प्रोग्राम थोड़ा सा कर्टेल किया गया। कई जगहों पर भीड़ कम करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए। हर बार की तरह प्रोग्राम की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवान ज्योति पर एक माला, पुष्पमाला अर्पित करने से। तो हर साल का ये ट्रेडिशन है, इस बार भी मोदी जी ने यही किया। और आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो इन्होंने हेड गियर पहना है ये कौन से क्षेत्र का है? ये किस राज्य का हेड गियर है? कहाँ की पगड़ी, कहाँ का साफा है? ये एग्जैक्ट क्षेत्र मुझे अगर कोई बता सकता है कमेंट में तो उसको मेरी तरफ से मिलेगी ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ध्वजारोहण के साथ इस परेड की शुरुआत करी और परेड की जो सलामी है वो भी राष्ट्रपति लेते हैं, याद रखिएगा, रिपब्लिक डे के दिन। अब कोविड-19 के कारण इस साल की परेड में कई सारे बदलाव किए गए। उनमें से सबसे पहला था कि परेड का रूट थोड़ा शॉर्ट था। मैं आपको बता ही चुका हूं ये बात। स्पेक्टेटर्स काफ़ी कम थे। जनरली हर साल 1 से 2 लाख के बीच में संख्या रहती है, डिपेंडिंग ऑन कितने स्टैंड लगाए जाते हैं, पर 1 लाख के तो ऊपर ही होती है संख्या। इस बार केवल 25,000 लोगों को अलाउ किया गया और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किए गए। कुर्सी दूर दूर लगाकर बिठाया गया था। फॉरेन चीफ गेस्ट इस बार कोई नहीं था क्योंकि आप जानते ही हैं बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने असमर्थता जता दी थी कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कोविड काफी तेजी से फैल रहा है फिर से यूके में। तो इस बार कोई फॉरेन चीफ गेस्ट या डिग्निटरी नहीं थे। मोटरसाइकिल स्टंट्स को नहीं किया गया क्योंकि उसके अंदर तो इतने सारे लोग एक साथ पास पास में होते हैं, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। ब्रेवरी अवार्ड यहां पर नहीं दिए गए हैं, बाद में दिए जाएंगे, अनाउंस कर दिए गए हैं। परेड में शामिल टुकड़ियों की स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम थी। कितनी कम आगे बताता हूं। 15 साल से छोटे बच्चों को स्पेक्टेटर्स में अलाउ नहीं किया गया था और बुजुर्गों को जिनको कोमॉर्बिडिटी हो उन्हें भी अलाउ नहीं किया गया था।
जो लोग मार्च कर रहे थे, जो सैनिक या पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो मार्च करते हैं, उनके बीच में शोल्डर टू शोल्डर मार्च नहीं था। जनरली बिल्कुल नजदीक में वो लोग मार्च करते हैं। इस बार उनके बीच में 1.5 मीटर की दूरी रखी गई थी और परेड का जो टोटल डिस्टेंस है वो इस बार केवल 3.5 किलोमीटर था, पहले 8.5 किलोमीटर की होती थी। टैब्लूज जो होते हैं, कल्चरल टैब्लूज, उनकी संख्या बढ़ाकर 32 कर दी गई और जो कॉन्टिंजेंट है उनकी साइज को 144 से कर दिया गया 96, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जा सके। अब सड़क तो चौड़ी होगी नहीं तो लोगों को ही कम करना पड़ेगा। दर्शकों के बीच में मेडिकल टीम्स पूरे समय ये चेक कर रही थी कि लोगों ने मास्क पहने या नहीं, टेम्परेचर्स चेक किए जा रहे थे और उन्हें सैनिटाइजर भी दिया जा रहा था। अब हर साल 26 जनवरी के समय एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है भारत पर्व, और ये खत्म होता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ। तो बीटिंग द रिट्रीट जो अभी हुई नहीं है, होने वाली है कुछ दिन बाद, उसमें आमतौर पर 25,000 लोग अलाउड होते हैं, लेकिन इस बार केवल 4,000 लोगों को अलाउ किया जाएगा। 4,000 सीट्स होंगी और कोई भी स्टैंडिंग स्पेक्टेटर अलाउ नहीं होगा। और ये जो भारत पर्व है ये पूरा इस बार एक हफ्ते का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, ये सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। 55 सालों में पहली बार कोई चीफ गेस्ट नहीं आएगा इस परेड में, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने असमर्थता जता दी थी कि वो नहीं आ पाएंगे। और ये जो रूट है मैंने आपको बता दिया कि सी हेक्सागन में खत्म हो गया था इंस्टेड ऑफ रेड फोर्ट। कल्चरल टैब्लू में जितने भी लोग शामिल होते हैं उनका सबका कोविड टेस्ट किया गया। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजिंग टीम में भी लोग हैं उनकी भी कोविड टेस्टिंग करी गई। तो अब इस परेड की हाईलाइट्स क्या थी वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले 32 टैब्लू थे, जिनमें से 17 राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के थे, 9 मंत्रालयों के थे और 6 डिफेंस आर्म्स के थे। इन सभी ने राजपथ पर अपना अपना टैब्लू दर्शाया। टेरिटोरियल आर्मी का जो कॉन्टिंजेंट था उसकी खास बात यह थी कि उसमें 90% लोग जो शामिल थे वो अंडमान एंड निकोबार से आए थे, और उसमें भी ऐसे लोग थे जो पहली बार भारत के मेन लैंड पर आए हैं, यानी कि वो अंडमान निकोबार से पहली बार बाहर आए थे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए कि पहली बार बाहर आकर राजपथ पर उन्होंने परेड में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने भाषण में भारत के सैनिकों को, किसानों को और कोविड वॉरियर्स को सम्मान दिया और ये कहा कि आप देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने चाइना पर भी एक वेल्ड अटैक किया। डायरेक्टली चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा था कि इंडिया फेस्ड एन एक्सपांशनिस्ट मूव ऑन इट्स बॉर्डर्स, यानी 2020 में हमारे बॉर्डर्स पर किसी ने हमला करने की कोशिश करी लेकिन हमने उसको रोक दिया। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग और नई झांकियों के बारे में बता देता हूं। तो टैब्लू इंग्लिश में जिसे कहते हैं, हम हिंदी में उसे झांकी कहते हैं। तो जो सबसे अच्छी या इंटरेस्टिंग झांकियां लगी मेरी नज़र में अलग थी वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की झांकी, आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड इसका थीम था। यहां पर कोविड-19 वैक्सीन दिखाई गई है, तो इसके साथ इन्होंने प्रदर्शन किया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी का टैब्लू पहली बार शामिल हुआ है। 2019 में ही लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था और फर्स्ट टाइम उनका कल्चरल टैब्लू इसमें शामिल किया गया। बुद्धिज्म की इसमें थीम्स थी, ये आप यहां देख सकते हैं। गुजरात का जो टैब्लू था वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि इसमें सन टेम्पल, मोधेरा का जो सन टेम्पल है उसका रेप्लिका यहां प्रस्तुत किया गया था। पंजाब का जो टैब्लू है उसमें 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की 400 बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में उनका जो थीम है वो दिखाया गया, उनके जीवन के बारे में यहां पर बताया गया। उत्तर प्रदेश का टैब्लू जो है वो काफी न्यूज में भी रहा था। उसमें इस बार अयोध्या राम मंदिर जो अभी निर्माणाधीन है उसको दर्शाया गया है। अभी बना नहीं है, मंदिर बनने की प्रक्रिया में है, तो इस मंदिर को यहां पर दिखाया गया उत्तर प्रदेश के झांकी में। अब आते हैं मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स पे, यानी कि जो सेना और पैरामिलिट्री के कॉन्टिजेंट्स होते हैं उसमें 16 मार्चिंग और 2 एनिमल माउंटेड, यानी कि 2 ऐसे जो घोड़े पर या ऊंटों पर बैठकर परेड होती है, ऐसे 2 कॉन्टिजेंट थे और बाकी 16 पैदल मार्च कर रहे थे। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? देखो, एक तो आर्म्ड फोर्सेस जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आ जाते हैं। फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, फिर दिल्ली पुलिस की टुकड़ी, एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियां और इसके अलावा इनके बैंड। इन सभी मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स में सबसे अलग तरह की जो मार्च होती है वो होती है एनएसजी कमांडोज की। इनकी एक तरह की रनिंग या जॉगिंग मार्च होती है और इसको आप अलग ही तरीके से देख सकते हैं। इनके चेहरे भी ढके होते हैं बैलाक्लावा के द्वारा। तो ये एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या फिर ब्लैक कैट कमांडोज की मार्चिंग टुकड़ी थी, जो मेरे अनुसार तो सबसे बेस्ट मार्च करती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा मार्च किसका लगा। फिर इस बार जो इंडियन एयरफोर्स का टैब्लू था उस पर थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, जो भारत की पहली 3 महिला फाइटर पायलट्स में से एक है। भावना कांत का एयरफोर्स में चयन हुआ था 2017 में और उस समय वो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट के बैच में थी। 2018 में इन्होंने अपना पहला फाइटर प्लेन भी उड़ाया था और अब 2021 में ये इस झांकी पर हैं। तो ये एक संदेश है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए अपने आप को कि 2025 में रिपब्लिक डे परेड में किसी ना किसी झांकी में आप भी शामिल हो सकते हैं। कितना इंस्पिरेशनल होगा। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ
4 years डाउन द लाइन स्टैंडिंग ऑन द राजपथ आप परेड में हैं, आप शामिल हैं कंटिजेंट में, हो सकता है कि आप कंटिजेंट को लीड भी कर रहे हो और आप सलामी देते हैं हमारे राष्ट्रध्वज और हमारे राष्ट्रपति को। तो इसी गर्व के साथ, इसी इंस्पिरेशन के साथ पढ़ाई में जुट जाओ। भारतीय नौसेना का जो टैब्ल्यू था उसमें 1971 की लड़ाई को दर्शाया गया, जिसमें आईएनएस विक्रांत एक फ्लाइंग ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है सी हॉक और एलिजे एयरक्राफ्ट्स के साथ। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग झांकी थी। उसके बाद जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो होता है हर साल बीएसएफ का कैमल कॉन्टिजेंट। तो बीएसएफ दुनिया की एकमात्र ऐसी पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्स है जो ऊंटों का इस्तेमाल करती है, और ये ऊंट मार्च में यूज किए जाते हैं। इतने डिसिप्लिन ऊंट हैं, ये शानदार परेड करते हैं हर साल, और इस साल भी मेरे अनुसार तो यही सबसे बेस्ट थे। आप बताइएगा कि यार कमेंट में आपको कौन से अच्छे लगे। हमारे जो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, आई थिंक उनका भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने भी ये ट्वीट किया था कि हाईलाइट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड वॉज बीएसएफ कैमल। भारतीय सेना की एयर डिफेंस रेजिमेंट का जो कॉन्टिजेंट था उसको लीड कर रही थी कैप्टन प्रीति चौधरी, और ये जितने भी मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स थे उनमें इकलौता कॉन्टिजेंट था जिसको लीड करते हुए कोई महिला थी। तो शी वॉज द ओनली वुमन कॉन्टिजेंट कमांडर इन द एंटायर रिपब्लिक डे परेड, कैप्टन प्रीति चौधरी ऑफ 140 एयर डिफेंस रेजिमेंट। फिर बांग्लादेश की भी एक सैन्य टुकड़ी शामिल हुई थी हमारी परेड में। बांग्लादेश ने 122 मेंबर्स का एक मार्चिंग कॉन्टिजेंट और एक बैंड भी भेजा था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे पड़ोसी मित्र देश की सेनाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं रिपब्लिक डे परेड में। ऐसा पहली बार हुआ था 2016 में जब फ्रांस ने अपना एक कॉन्टिजेंट भेजा था, 2017 में यूएई और 2021 में बांग्लादेश ने। आखिर में वायुसेना अपना दमखम दिखाती है। तो इस बार वायुसेना के दो काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए। डकोटा एयरक्राफ्ट, डकोटा वो एयरक्राफ्ट हैं जो 1947 में कश्मीर में हमारी सेनाओं को भेजने के लिए, एयरलिफ्ट करने के लिए यूज किए गए थे। उसके अलावा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी इनका इस्तेमाल किया गया था ड्यूरिंग द टंगेल एयर ड्रॉप। तो ये डकोटा एयरक्राफ्ट जो है ये मी 17 के द्वारा फ्लैंक किए गए थे। तो बीच में डकोटा और उसके दोनों तरफ मी 17। आई एम सॉरी फॉर द इमेज क्वालिटी। फाइनली परेड खत्म होती है हमारे नए नवेले रफेल के साथ। तो एक इकलौता रफेल आया और 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर उड़ते हुए उसने वर्टिकल चार्ली नाम का फ्लाइंग मैन्यूवर किया, और इससे जनता हमेशा खुश हो जाती है। लोग जबरदस्त खुश होते हैं जब भी कोई एयरक्राफ्ट इस तरह के करतब दिखाता है। तो रफेल के साथ हमारी ये परेड समाप्त हुई। आई होप आपको भी ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।